देखिए कक्षा 11 और 12, जैसा कि आपको सभी भैया बहनों को मेरा नमस्कार। हिंदी अनिवार्य में हम कई वीडियो बना चुके हैं। व्यंजना शब्द शक्ति से पहले हम अभिधा भी बता चुके हैं और लक्षणा भी बता चुके हैं। अब तीसरी शब्द शक्ति आती है व्यंजना शब्द शक्ति। तो शब्द की शक्ति ही शब्द शक्ति कहलाती है। आपको मैंने परिभाषा पहले दे दी। शब्द ही प्रधान है। शब्द की शक्ति बहुत बड़ी होती है हर विषय में। शब्द से ही हर चीज़ का ज्ञान होता है। अब तो हम लक्षणा बताने के बाद आपको व्यंजना शब्द शक्ति बताएंगे। जैसा कि आपको मैंने बताया था व्यंजना शब्द शक्ति में पूर्व में भी व्यंजना शब्द शक्ति कैसे चलती है, क्या परिभाषा है, ठीक है। जिसमें व्यंग निहित हो वही व्यंजना है। ये दिमाग में प्रवेश करा लें कि जिसमें व्यंग निहित हो वो व्यंजना है और जिसमें व्यंग ही नहीं है वो व्यंजना नहीं है। जिसमें व्यंग आ जाए वहीं व्यंजना है, ये निश्चित सोच लें। तो लिखा हुआ है व्यंजना शब्द शक्ति प्रकरण ये है आज का। इसके दो भेद होते हैं। कौन से? पहले सुनिए भैया, आर्थी व्यंजना और शाब्दिक व्यंजना। व्यंजना दो प्रकार की हुई। ऐसे हमने लक्षणा बताई दो प्रकार की आपको, ठीक है। तो अब आर्थी व्यंजना शाब्दिक व्यंजना दो तरह की व्यंजना होती है, ये निश्चित है। तो आर्थी व्यंजना किसको कहते हैं, शाब्दिक व्यंजना किसको कहते हैं, पहले इस बात का निर्णय अपन को कर लेना होगा। तो पहले व्यंजना का ही अपन निर्णय कर ले हैं कि व्यंजना शब्द शक्ति की क्या परिभाषा है। तो देखिए, जहाँ वाक्य में तो साधारण अर्थ निकले नहीं, लक्षार्थ अपितु कोई तीसरा विशेष अर्थ दे, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। यानी तीसरा अर्थ देने का ही तीसरा जहाँ अर्थ दे दे वहाँ ही व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। जहाँ तीसरा अर्थ प्रदान कर दे जिस वाक्य में, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। तो कई विद्यार्थियों को ये परिभाषा, आप जैसे कहते हैं गुरुजी परिभाषा आएगी, कि हाँ आ सकती है, परिभाषा भी आ सकती है। कई जिद करते हैं हालांकि वहाँ पर तो पंक्ति आएगी उसमें बताना पड़ेगा, वो तो है ही, पंक्ति में आने पर उसमें देना ही है आप लोगों को। लेकिन ये भी देख लेना जरूरी है, परिभाषा बिना उसको समझते नहीं पाएंगे अपन। पहले परिभाषा आना जरूरी है, ये जरूरी है। तो परिभाषा में ये परिभाषा पुनः सुन लें, जहाँ वाक्य में तो साधारण अर्थ निकले नहीं और लक्षार्थ अब तो कोई तीसरा विशेष अर्थ दे, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। जैसे व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है, जैसे हमने कहा व्यंजना शब्द शक्ति में उदाहरण के तौर पे, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे अपन उदाहरण बोल दें, कोई भी उदाहरण बोल दें। साहब उदाहरण दे रहा हूँ मैं, 5 बज गए। साहब 5 बज गए। यानी कहने का तात्पर्य तीसरा अर्थ है 5 बज गए और कुछ काम है साहब, या तो छुट्टी का टाइम हो गया, या काम फिनिश हो गया, या उसका मापदंड निश्चित तीसरा अर्थ दे दिया ना उसका। साहब 1 बज गो छुट्टी का टाइम हो गया। तो 5 बज गए तो पूरा काम होगा। व्यंग अर्थ में अपने आप समझ जाएगा वो तीसरा व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति जो भी समझ आ रहे हैं उसको वो अपने आप समझ जाएगा। 5 बज गए साहब, 5 बज गए तो छुट्टी कर दें, ये हुआ। तो ये व्यंग है इसमें, तो इसको कहेंगे व्यंजना शब्द शक्ति। ये मैंने इसका उदाहरण लिखा व्यंजना का, जैसे कि, ठीक है। अब अपन चलें आगे की बात। तो 2 प्रकार की व्यंजना बताइए, उसकी परिभाषा भी आना जरूरी है, ठीक है। 2 प्रकार की बताइए ना, आर्थी व्यंजना और शाब्दिक व्यंजना। पहले वाली वीडियो में हमने लक्षणा और अभिधा बताई,
अब दो तरह की है, तो आर्थी व्यंजना किसको कहेंगे? जो शब्द शक्ति या वाक्य शैली अर्थ के आधार पर निहित हो, अर्थ के आधार पर उसका पता चलता हो, यानी अर्थ के आधार पर तीसरा अर्थ ग्रहण किया जाए, अर्थ के आधार पर ही वो व्यंजना शब्द शक्ति होती है। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर तीसरा अर्थ ग्रहण किया जाए, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? आर्थी व्यंजना। जैसे रजनीगंधा खिल गई, यानी रजनीगंधा खिल गई यानी दूसरा काम शुरू हो गया, जो रात गई और उस फूल खिल गई। तो कहने का मतलब ये है रजनीगंधा खिल गई, यहाँ पर कौन सा शब्द? आर्थी व्यंजना। अब दूसरी है शाब्दी व्यंजना। वहाँ अगर आप भेद भी नहीं लिखे ना, और आप ये लिखते हैं कि व्यंजना शब्द शक्ति है, सही, भेद नहीं पूछता वो कभी, भेदों की कम आती है ऐसी चर्चाएं, ये तो जानकारी की दृष्टि से बताई जा रही है। जैसे शाब्दी व्यंजना, शाब्दी व्यंजना क्या होती है? जो शाब्दी व्यंजना जहाँ शब्द के आधार पर तीसरा अर्थ ग्रहण किया जाए, शब्द के आधार पर, जहाँ शब्द के आधार पर तीसरा अर्थ ग्रहण किया जाए, वहाँ शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। जैसे कि हमने लिखा है शब्द के आधार पर, फलों में आम तो आम ही है, यानी खूब समझ रहे हैं शब्द आम आम फल, यानी अपन शब्द फलों में आम तो आम ही है, तीसरा अर्थ निकलना यानी वाले ये बहुत अच्छी चीज़ है, कोई अच्छी, तीसरा अर्थ आम तो आम ही है। जैसे हमने लिखा दूसरा उदाहरण, सुंदरता में कमल तो कमल ही है, यानी कमल का मुकाबला कोई तीसरा अर्थ नहीं करेगा, तीसरा अर्थ ही होगा। तो ये शाब्दी व्यंजना है, वो आर्थी व्यंजना है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको जो शुरुआत में हमने बताई थी, आपने देखा होगा उस तीनों का प्रकार बताया था, तीन एक सारणी बनवाई थी मैंने कि अविदा, अविदा साधारण, इसका वाचक शब्द ये बताया ना मैंने, वाचक, लक्षणा, लक्षणा लक्षण, लक्ष्य लक्षण, ठीक है। और एक बताया था मैंने व्यंजना, व्यंजना, तो इसमें तीसरा अर्थ, तीसरा अर्थ, और वो भी व्यंग में तीसरा अर्थ। ये तीन तरह की शब्द शक्ति बनाई। अविदा तो साधारण सी बात है, सीधी सीधी बात है, अविदा में तो आप समझ जाएंगे। अविदा का उदाहरण हमने पहले कभी भी दिया है। लक्षणा में जरूर लक्षण करके कोई बात में बाधा होती है कहने में, जब उसका अर्थ निकाला जाता है। व्यंजना में तीसरा अर्थ होती है। तो व्यंजना शब्द शक्ति वे जो पहले दी है शब्द शक्ति के बारे में, वो अगर देख लेंगे तो भी व्यंजना समझ पाएंगे। अगर आपने सीधा ही पहले व्यंजना को देखा तो नहीं समझ पाएंगे। खैर आगे ही बात करते हैं। तो अब कहने का तात्पर्य है व्यंजना शब्द शक्ति के उदाहरण, और व्यंजना शब्द शक्ति के कितने उदाहरण अपन खोज सकते हैं, और उदाहरण के माध्यम से ही उसको समझाया जा सकता है। तो पुनः मैं एक बार परिभाषा और दे रहा हूँ, समझ लें आप। जिन भैया बहनों के समझ में नहीं बैठे वो अच्छी तरह इस बात को ध्यान कर लें कि परिभाषा पहले होना जरूरी है। जहाँ वाक्य में तो साधारण अर्थ निकले ही नहीं, लक्ष्यार्थ अब तो कोई तीसरा विशेष अर्थ दे, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। अब छोटी सी परिभाषा अपन इसको देख लें। ये तो अपने लिखना है ऐसे ही, अगर मान के चलो अपन को याद रखना है तो कहने का मतलब व्यंग ही व्यंजना है। ठीक, अब हमने बताई थी दो प्रकार की व्यंजना, आर्थी व्यंजना और शाब्दी व्यंजना, ये बताई थी ना। तो आर्थी व्यंजना और दूसरी शाब्दी व्यंजना। तो मेरे विद्यार्थियों बात यह है कि आर्थी तो किसे कहते हैं और शाब्दी किसे कहते हैं, तो ये अपन को देख लेना है पहले। वह शब्द शक्ति, ठीक है, जो अर्थ के आधार पर, यानी अर्थ के आधार पर जो चलती है, अर्थ के आधार से निकाली जाए, उसको आर्थी व्यंजना कहते हैं। अर्थ के आधार पर तीसरा अर्थ ग्रहण कर लिया जाए, उसको ये आर्थी व्यंजना कहते हैं। अर्थ के आधार पर तीसरा ग्रहण होना चाहिए, वैसे नहीं
आप अर्थ निकालना जानते हो तो बता देंगे उसको। उसका तीसरा अर्थ निकल जाए वो है आर्थी व्यंजना और शाब्दिक व्यंजना। जैसे हमने उदाहरण दिया रजनीगंधा खिल गई। अब शाब्दिक व्यंजना किसको कहते हैं? वह शब्द शक्ति का वाक्य जिसमें हम शब्द के आधार पर तीसरा अर्थ ग्रहण कर लेते हैं उसको शाब्दिक व्यंजना कहते हैं। तो ये शाब्दिक व्यंजना आर्थी व्यंजना की परिभाषा हुई। हमने उदाहरण भी दिया शाब्दिक का, फलों में आम तो आम ही है, सुंदरता में कमल तो कमल ही है। तो कहने का मतलब ये है कि हम और कितने उदाहरण खोज सकते हैं और कितनी अपनी पहुंच लगा सकते हैं। अगर अपन जितने उदाहरण खींचेंगे, जितने उदाहरण खोजेंगे, उदाहरण से अपन को ये पता पड़ जाएगा कि वास्तव में अपन ने इतने उदाहरण खोजे तो हो सकता है अपन समझ जाएं। ठीक है, तो अब हम आपको उदाहरण और लिखते हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो देखिए हम उदाहरण दे रहे थे, आपको बता रहे थे कि आर्थी व्यंजना। ठीक है, पहले आर्थी व्यंजना का उदाहरण सुने। शाब्दिक के तो शब्द के आधार पर, आर्थी के अर्थ के आधार पर। तो शाब्दिक व्यंजना का अर्थ है जैसे उसने कहा संध्या हो गई, अर्थ के आधार पर ना, उसने कहा संध्या हो गई। ये सीधी सीधा अर्थ सब कुछ समझ रहा है इसको, अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर व्यंग निकल गया कि उसने कहा संध्या हो गई, यानी संध्या हो गई यानी और भी क्रियाएं शुरू हो गई। संध्या होने का मतलब समय समाप्त हो गया और हम घर को जा रहे हैं, संध्या हो गई, यानी और भी कार्य कुछ भी कर सकता है। तीसरा अर्थ ऐसे उसने दूसरा दिया, गायों के आने का समय हो गया। अपन जो कहते हैं तो वहाँ में ये और थर निकल जाएगा। गाय कब आती है? शाम टाइम, सुबह जाती है मूसा प्रातः काल में और गोधूली की बेला में आती है। तो गोधूली की बेला में गाय आती है, शाम टाइम आती है, जो कहते हैं गायों के आने का समय हो गया। तो गायों का समय हो गया तो क्या हो गया? उसका तीसरा अर्थ होगा, यानी शाम का समय हो गया, गोधूली की टाइम हो गई, गाय का आने का समय हो गया। तीसरा अर्थ जहाँ निकल जाएगा वही व्यंजना है। अब हमने कहा 10 बज गए। ठीक है, तो 10 बज गए तो यानी विश्राम काल हो जाएगा, या 10 बज गए कि भजन का टाइम हो गया, या 10 बज गए। तीसरा अर्थ कुछ भी लगा सकते हैं। बात हो रही जैसे 10 बज गए, भैया 10 बज गए, ये काम फिनिश होना चाहिए, तो 10 बज गए। तो यानी जिस काम से संबंधित है उस बात की समझ में आ जाएगी तीसरा अर्थ कि 10 बज गए। ठीक है, 10 बजे क्या काम शुरू होता है वो उस काम की अपने आप ही ऑटोमेटिक समझ जाएगा, उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा अर्थ जैसा मैं कह दूँ कि 10 बज गए साहब, 10 बज गए, विश्राम काल हो गया, यानी उसको कहने की ज़रूरत नहीं है। वो दूसरे व्यक्ति से मैं कह रहा हूँ, जब मैं गुरु जी से कहूँ अपने गुरु जी दूसरे से, गुरु जी 10 बज गए, 10 बज गए मतलब तीसरा अर्थ आ गया अर्थ के आधार पर। तीसरा अर्थ वो सामने वाला अपने आप लगा लेगा कि तीसरा अर्थ इसका क्या हुआ, कहने के तुरंत बाद ही दूसरा व्यक्ति अर्थ निकाल ले। तीसरा समझ गए, तो उसमें ही व्यंजना होती है, वही तो व्यंजना है। तो 10 बज गए साहब। अब व्यंजना के उदाहरण अपन चलाएं फिर कि व्यंजना के और उदाहरण दें। व्यंजना के उदाहरण जितने खोजेंगे, जितने आप बताएंगे, जितने लिखेंगे उतना ही समझ में आएगा। ये शब्द शक्ति का नियम है और ये आपको बोर्ड में 2 नंबर की तो है ही। तो देखिए व्यंजना शब्द शक्ति उदाहरण दूसरा, प्रधानाचार्य ने चपरासी से कहा, यानी प्रधानाचार्य ने चपरासी से कहा 12 बज गए, तो यानी चपरासी समझ जाएगा। यानी चपरासी का काम क्या है? समझने का, तीसरा अर्थ निकालने का। अगर वो नहीं निकाल पा रहा है तो इसका मतलब दिमाग कम है। तीसरा अर्थ जो निकाल लेगा वैसे निकाल लेगा वो। प्रधानाचार्य ने चपरासी से कहा कि 12 बज गए, 12 बज गए यानी घंटी लगाओ और छुट्टी करो। तो यानी 12 बज गए, 12 बजे तक विद्यालय होते हैं उनके लिए, 12 बज गए। यानी और भी कोई काम हो सकता है, चाय पीने का समय हो गया तो 12 बज गए, तो वो कह देंगे साहब चाय लाऊं फिर आपको। तो ये कहने का तात्पर्य तीसरा अर्थ अपने आप ही ज्ञात हो जाए, वह व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे कहा उदाहरण के लिए, हाँ तुम तो एक अच्छे आदमी हो। ठीक है, हाँ तुम तो एक अच्छे आदमी हो, यानी व्यंग हुआ उस मनुष्य पर। हाँ तुम तो एक अच्छे आदमी हो, यानी जहाँ भी व्यंग जैसा दिखाई, यार तुम वास्तव में लड़के तो बहुत अच्छे हो, तुम तो लड़के ही हो यार, तो यानी मतलब उस पर व्यंग हुआ। व्यंग होने का मतलब उसके बाद हाँ तुम तो एक अच्छे आदमी हो। अब उसको कहने का फर्क अलग है, कहने का तरीका अलग है।
अगर आप उसको कहने में ही इस प्रकार, हाँ तुम तो एक बहुत अच्छे आदमी है भाई साहब, तुम्हारी तो बात ही कुछ और है, तो यानी व्यंग हो गया। तीसरा, वो समझ जाएगा कि मुझ में कोई कमियां हैं, इसलिए व्यंग मुझ पर कर रहे हैं। तो ये व्यंग करने का ही व्यंजना है। जैसे माता ने छोटे पुत्र से कहा, अंधेरा हो गया, यानी छोटे पुत्र से कहा तो यानी खेलना बंद कर दे, भजन पाठ पूजा कर ले या कुछ और कर ले, यानी अब बंद करो इस क्रिया को जो तुम क्रियाएं कर रहे हो। तो माता ने अपने छोटे पुत्र से कहा, बेटा अब अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया तो वो समझ जा, वो खुद ही तीसरा अर्थ निकाल ले, क्यों अंधेरा हो गया तो क्या मतलब है, तो यानी वो खुद ही समझ ले कि पूजा पाठ करना है या पढ़ने को बैठना है या कुछ करना है, वो कार्य खुद ही समझ जाएगा। तो ये व्यंग्य अर्थ हुआ। तो व्यंग्य से ही तीसरा अर्थ, अन्य अर्थ निकल जाए, अन्य करते व्यंजना। एनक तो कौन सा आपको दिखाई देता है, एनक हो तो आपको कौन सा दिखाई देता है, ये अगला उदाहरण। एनक हो तो आपको कौन सा दिखाई देता है, यानी चश्मा आपके पास हो तो कौन सा आपको दिखाई देता है, यानी तीसरा अर्थ, यानी कहने का मतलब उस व्यक्ति का, उससे कहने का मतलब क्या है कि तुम तो अंधे हो, ठीक है। एनक क्या काम करेगा उसमें, यानी व्यंग कर दिया, तो व्यंजना हो गई। अब पिताजी का भीख नहीं मिलेगी, यानी भूख मर रहे तो क्या हम भीख मांग रहे, भीख नहीं मिलेगी, तीसरा अर्थ, यानी इतना तो मैं कर लूँगा, तो ये तीसरा अर्थ। तीसरा अर्थ के लिए ही व्यंजना होती है, ये निश्चित है। अब जैसे कह दिया नरेंद्र मोदी भारत के शेर हैं, ठीक। अब यहाँ में व्यंग है, नरेंद्र मोदी भारत के शेर हैं, शेर है वो, शेर जानवर थोड़ी है वो, यानी व्यंग है। लेकिन व्यंग के माध्यम से ये बताया गया कि नरेंद्र मोदी भारत के शेर हैं, यानी वो शेर जैसा काम करता है, ठीक है, व्यंग में बता दिया। तो यानी कहने का मतलब व्यंग्यार्थ, व्यंग कर दिया, नरेंद्र मोदी भारत के शेर हैं, है तो प्रधानमंत्री, शेर कैसे हुए भैया, तो यानी उसको व्यंग कर दिया कहने वाले ने कि प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी भारत के शेर हैं। शेर है मतलब शेर थोड़ी है कि वो, व्यंग किया है उस बात पर। तो कहने वाला कोई शब्द को व्यंग में कहे वो व्यंग्यार्थ कहलाता है। अब ये व्यंग्यार्थ के माध्यम से ही अपन आगे चलें, तो जैसे अरे ये नए कवियों को ठेले पे ले चलो, ठीक है। अब जैसे मान के चलो अपन और उदाहरण दें, उदाहरण इसमें कई आते हैं और कई छांटने पड़ेंगे। तो देखिए उदाहरण काफ़ी हैं, आप जितना खोजोगे जितना ही कम है। तो कहने का मतलब यह है, जैसे पुजारी ने कहा, पुजारी ने कहा, पुजारी ने कहा, ठीक है। पुजारी का अरे संध्या हो गई, अरे अरे संध्या हो गई, संध्या हो गई, पुजारी ने कहा संध्या हो गई। तो कहने का तात्पर्य है पुजारी ने कहा अरे संध्या हो गई, यानी तीसरा अर्थ निकालने, पूजा का समय हो गया, पूजा करने का समय हो गया, भगवान की पूजा संध्या करने का काम हो गया शुरू। ये पुजारी का कहने का मतलब है। किसी व्यक्ति से जो कहेगा वो तीसरा अर्थ निकाल ले इस बात का कि पुजारी ने कहा अरे संध्या हो गई, संध्या हो गई, वास्तव में संध्या हो गई। तो उसका मतलब तीसरा अर्थ पुजारी से ये कहा। अब जैसे आपने शब्द शक्ति को, कई सब जगह आता है शब्द शक्ति का रूपांतर, ऐसा नहीं है बैक में आता है, धुआं में आता है, सजा ही आ जाता है शब्द शक्ति का रूपांतर। तो जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा, श्लेष का ही उदाहरण है, जैसे लिखा अपन ने चिरजीवो जोरी जुरे, जोरी जुरे, ठीक है। चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों ने स्नेह गंभीर, क्यों ने स्नेह गंभीर, ठीक है, गंभीर। आगे को घट के ब्रस भान जा, को घट के ब्रस भान जा, ब्रस भान जा, को घट के ब्रस भान जा, बे हलदर के वीर, बे हलधर के वीर। यहाँ भी व्यंजना शब्द शक्ति है, लेकिन समझने का खुद का ये पद भाग में ही है, अपना रूपांतर अर्थ निकाल लेगा शब्द का,
अर्थ निकाल के अर्थ के आधार पर हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। जैसे आप इस शब्द को ऐसे लिखें अपन, वृषभ धन अनुजा, ठीक है। अब वृषभ क्या है, वृषभ माने बैल, और अनुजा माने क्या होता है, छोटा, छोटी। तो बैल की छोटी, अनुजा माने बहन, कौन हुई छोटी बहन, गाय। निकले ना तीसरा अर्थ, बैल की छोटी बहन गाय, ठीक है। अगर इसको अपन दूसरे तरीका से निकालें, ऐसे ऐसे लिखें तो वृषभानु जा, ठीक है। जा माने उत्पन्न हुई, ठीक है। और वृषभान माने वृषभान राजा, वृषभान राजा की पुत्री कौन थी, तीसरा निकालना है, राधा, राधा। वृषभान राजा की पुत्री कौन थी, वृषभान राजा की कौन थी, वो थी राधा। तो ये होगा राधा तीसरा अर्थ। अब ऐसे ही मान के चलो अपन आगे चलें, हलधर, हलधर शब्द है, हल धर, हल को धारण करने वाला, हलधर। तो हलधर के दो अर्थ हैं, जो अर्थ निकालेगा, एक तो बैल और एक बलराम, बलराम। तो कहने का तात्पर्य है, तीसरा अर्थ अगर आप निकाल लेंगे, ठीक है, तो हम अपने आप समझ जाएंगे इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। और बात यह है कि हमने 3 शब्द शक्तियाँ आपको खूब स्पष्ट की हैं, लेकिन इसमें व्यंग निहित है। ये आपने पहले भी बता दिया, व्यंग के बिना जब तक व्यंग को नहीं निकाल पाएंगे उसके को, तो वो शब्द समझ नहीं पाएंगे आप, और ना उसमें शब्द शक्ति निकाल पाएंगे। तो कहने का वृषभ धन अनुजा, ठीक है, बैल की छोटी बहन गाय, ठीक है, वृषभान धन राजा, वृषभान राजा की पुत्री राधा। तो यानी तीसरा अर्थ आप शब्द का निकाल लेंगे तो वहाँ पर क्या होगी, व्यंजना शब्द शक्ति। अब व्यंजना शब्द शक्ति, ठीक है, तो व्यंजना शब्द शक्ति में ये होता है, ये पुनः बता रहा हूँ फिर, क्योंकि आप बार बार कहेंगे गुरु तीसरा अर्थ, तीसरा अर्थ ही निकलेगा इसमें, ठीक है। आपके विचारों में ही पहले सोच लें कि तीसरा अर्थ अपन निकाल सकते हैं वाक्य का, तो आप लिख सकते हैं अपने मनोयोग से तुरंत कैसे व्यंजना शब्द शक्ति है। ये लक्षण में लक्ष्य है, जैसे लक्षणा में हमने उदाहरण दिया था आपके सामने। लक्षणा में क्या उदाहरण दिया आपके सामने, देखो हमने दिया था पूर्व में, तो लक्षणा में दिया था तांगा इधर आओ, ऐसे दिया था हमने, तांगा, यह व्यंग नहीं है, तांगा इधर आओ, ये हमने दिया था, तांगा इधर आओ। तो यानी तांगा इधर आओ, लक्षण करके तो कहा उसको, लक्ष्य करके तो कहा, तो वो अपने आप अर्थ लिखा, बाधा तो हुई, तांगा इधर आओ, तांगा इधर आओ, इसका क्या मतलब हुआ, बाधा है नहीं समझाने में, लेकिन कह रहे हैं तांगे वाले के लिए, तांगा थोड़ी आएगा कोई, वो व्यक्ति आएगा, बाधा तो है सबके कहने में। तो यहाँ व्यंग नहीं है, ये समझ लें आप, यहाँ लक्ष्य है। आप कहेंगे गुरु जी यहाँ में तो व्यंग हो रहा है, नहीं, इसमें व्यंग नहीं है, इसमें लक्ष्य निर्धारित हो रहा है। अपन किसी लक्ष्य को कह रहे हैं बात को, समझिए। अपन कोई साइकिल चला के ले जा रहा है, उससे कहें ए साइकिल, साइकिल रुकना, रुकना, ए साइकिल, तो साइकिल वाला रुकेगा, यानी लक्ष्य हो गया, ठीक है ना। तो लक्ष्य करके कह रहे, इसमें व्यंग्यार्थ है। तो कहने का तात्पर्य यह है, व्यंग्यार्थ चलता है। और अपन ने लक्षणा में बताया था आपको, लक्षणा में क्या बताया था, लक्षणा में कि लाल पगड़ी जा रही है, लाल पगड़ी जा रही है, तो यानी तीसरा अर्थ, हालांकि लाल पगड़ी जा रही है, अर्थ निकाल, लाल पगड़ी कौन पहने, सिपाही, सेना, तो पुलिस, तो लाल पगड़ी जा रही है यानी पुलिस जा रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो सीधा अर्थ अपन ने निकाल लियो, कहने में बाधा तो हुई, लेकिन वहाँ तो क्या है, अर्थ ही तीसरा निकल रहा है, हलधर, हल को धारण करने वाला, बैल और बलराम, और दूसरा व्यक्ति है नहीं, कैसे निकालेंगे तीसरा, ये तो निकले निश्चित। ऐसे वृषभान जा, तो कहने का मतलब है चिरंजीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, यानी जोड़ी है क्यों न सने गंभीर, को घट के वृषभान जा बे हलधर के भीर। तो यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति हुई। और भी उदाहरण देखिए, जैसे आप और भी उदाहरण देख लें आप, जैसे घर गंगा में है, ठीक है, घर देखिए घर गंगा में है,
व्यंग्यार्थ किए पर गंगा की तरह पवित्र है। घर गंगा में है, तो यानी घर गंगा की तरह पवित्र है। तीसरा तो कहने का मतलब यह है कि व्यंजना और लक्षणा, लक्षणा और व्यंजना के समान अर्थ बात रूप निकलती है हालांकि, लेकिन व्यंजना में तीसरा अर्थ होगा, लक्षणा में लक्षण होगा। इस आधार पर लक्षणा व्यंजना चलती है। तो आज की जो प्रक्रिया है व्यंजना शब्द शक्ति की, हम आपको यहाँ ही बता देते हैं कि ये व्यंजना शब्द शक्ति है। तो अब मैं ये समझता हूँ कि आपने शब्द शक्ति का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया होगा, और आप जितने उदाहरण खोजेंगे शब्द शक्ति के, उतना ही आपको जाके उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, परिणाम मिलेगा। आप जितने उदाहरण लाएंगे लक्षणा के, अवधा के, ठीक है, आया जरूर 2 नंबर की है, ठीक है, हो सकता है और भी 2 अंक की हो, लेकिन कहने का मतलब ये जितने उदाहरण देखेंगे, परिभाषा तो रट लेंगे, रटने से क्या होगा, जितने उदाहरण देखेंगे और उनको हल करेंगे तो इस बात को अपन समझ जाएंगे कि शब्द शक्ति किसको कहते हैं। शब्द की शक्ति को ही शब्द शक्ति कहते हैं। तो शब्द ही सबसे बड़ी दुनिया में चीज़ है। वर्ण से शब्द बनाना, वर्ण से शब्द, तो शब्द की एक रूपरेखा बहुत बड़ी है। वाक्य के 3 अंग है, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो वाक्य तो अभी इसमें नहीं है, लेकिन शब्द ही तो बता रहे हैं, शब्द शक्ति, शब्द की शक्ति, शब्द शक्ति, यानी शब्द से दुनिया उलट पलट हो जाती है। शब्द के कहने से ही व्यक्ति का अस्तित्व गिर जाता है, यानी शब्द को कहने से ही व्यक्ति की ऐसी वो है ना शब्द में, यानी जो बोल नहीं पुरते, जो निकले हों कड़वी बोली से, बोल ही बड़ा घाव कर देता, शब्द ही घाव कर देता व्यक्ति के। वो तीर सैन नहीं होता। बाकी जो व्यक्ति के अगर मान के चलो लेने देने का या कुछ कहने का, बातचीत करने का और भी कोई कह रहे तो उससे सब सहन हो जाएगा, लेकिन शब्द की अगर तुमने रूपरेखा इस प्रकार की कह दी किसी से कड़वे टाइप की, तो वो शब्द ही आदमी को चुपता रहेगा, शब्द ही आदमी को मनुष्य बदल देता है। तो ये शब्द की शक्ति होती है। शब्द किसी व्यक्ति को बदल सकता है, शब्द चाहे जैसे व्यक्ति को अच्छा बना सकता है। शब्द का ही बोल है, और शब्द ही ढंग से बोलना चाहिए, और शब्द ही प्रेम भाषा में बोलना चाहिए। शब्द बोलने से ही आदमी की आत्मीयता बढ़ती है। शब्द बोलने नहीं आता है, आप कहना नहीं आता, तो क्या है, शब्द की शक्ति कहाँ हुई? शब्द की ज्ञान नहीं है उसको, इसका मतलब यही तो हुआ, शब्द का ज्ञान होने पर वो शब्द शक्ति बता सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ ही समाप्त करते